नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी वर्कबुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वर्कबुक में कुल 41 कार्यपत्रक दिए हुए हैं। उसमें से हमने पहले कार्यपत्रक का सॉल्यूशन देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम दूसरे कार्यपत्रक का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दूसरा जो कार्यपत्रक है वो पहले ही चैप्टर से रिलेटेड है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए, जो पहला ही क्वेश्चन है वो आसान सा प्रश्न है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। इसका जो नाम है, रासायनिक नाम, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है, दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है। तो देखिए विद्यार्थियों, दीवार पर सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और वो वायुमंडल में मौजूद CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेती है जो कि चमकदार होती है। चलिए मैं आपके सामने आंसर पुट कर देता हूं कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसको हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। यह क्या करेगा, सफेदी के दौरान सफेदी के दौरान ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 वायु में मौजूद CO2 से क्रिया कर लेगा, CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है तो दीवार पर, इसका मतलब क्या हुआ, दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाती है, कि पतली परत चढ़ जाती है। और ये जो पतली परत है ये चमकदार होती है, यह परत चमकदार होती है। देखिए, मैं आपके सामने जो रिएक्शन होती है दीवारों पर सफेदी करने के दौरान, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में होता है, सफेदी करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और ये वायुमंडल में मौजूद CO2 से क्रिया कर लेता है। CO2 से क्रिया करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर निर्माण हो जाता है और जो जल है
वो बाहर वायु में उड़ जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो देखिए, उष्माशोषी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो। ऊर्जा अवशोषित होती है तो उस अभिक्रिया को हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण हो, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन को जब ऊर्जा दी जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड अभिक्रिया देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। प्राकृतिक गैस का दहन, तो आपके पास मेथेन है और जब इसका दहन करेंगे तो वायु की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बाहर निकलेगा, साथ में यहाँ पर ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा। तो ऊर्जा जिन अभिक्रियाओं में से बाहर निकलती है उनको हम उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, श्वसन के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में मौजूद जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया करके ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तत्पश्चात श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो रासायनिक अभिक्रिया श्वसन के दौरान होती है वो ये है कि ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पर है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हमें भोजन से मिलता है। ये हमारे पास में है ऑक्सीजन जो कि हम श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। ये उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम श्वसन की घटना में बाहर निकाल देते हैं, साथ में जल का निर्माण भी होगा, ऊर्जा हमें मिलने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। देखिए, फेरस सल्फेट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाले जो अणु हैं ये जल के अणु हैं और ये जो जल के अणु हैं इनकी संख्या है 7। इनकी संख्या 7 है। तो क्रिस्टल जल के अणु यहाँ पर होंगे 7। क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या वो यहाँ पर है 7। अणुओं की संख्या। तो फेरस सल्फेट का आपको फॉर्मूला यदि पता है तो आप यहाँ से जल के अणुओं की संख्या आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त AGBR में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि AGBR सिल्वर ब्रोमाइड ये सॉलिड स्टेट में होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। ये जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जब इसको हम सूर्य का प्रकाश देंगे
तो सिल्वर हमें मिलने वाला है, साथ में ब्रोमाइड ब्रोमीन गैस यहाँ पर मिलेगी। इसको अभिक्रिया को हम संतुलित कर लेते हैं। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, फोटोग्राफी के अंदर AgBr का भी प्रयोग कर सकते हैं, AgCl का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्या होगा, ये Ag और एक यहाँ पर हेलोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर प्रयोग होता है। ये जो अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक अभिक्रिया है, एक अभिकारक है, दो उत्पादों में कन्वर्ट होता है। ये वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया में भी हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। उनमें से ये प्रकाशीय वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो देखिए विद्यार्थी, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास में है आयरन Fe, और ये इसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें तो हमें फेरस सल्फेट मिलेगा, फेरस सल्फेट मिलेगा। कॉपर यहाँ पर सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। देखो एक बार इसे आप समझें, तो इसमें यहाँ पर कौन अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये है अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें ये जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील वाले भाग को ये अधिक क्रियाशील वाला हटा देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित कर PQRS के मान बताइए। तो देखिए इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 है, सोडियम सल्फेट और H2O का यहाँ पर निर्माण होता है। चलिए देखें आप, सोडियम की संख्या यहाँ पर 2 है, तो इधर इनकी संख्या बराबर करने हेतु मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए SO4 जितना है उतना ही है, सोडियम की संख्या सेम हो गई है। अब यहाँ पर H2 की संख्या देख लेते हैं, 2 यहाँ पर है और 2 को इधर गुणा किया तो 4 हो गई। तो इनको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने में ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। तो देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु हम लेंगे, H2SO4 से ये क्रिया करके सोडियम सल्फेट का ये निर्माण कर लेगा, साथ में जल के 2 अणु यहाँ पर बाहर निकलेंगे। आप इस अभिक्रिया को देखेंगे तो P का जो मान है वो हमारे पास में है 2, Q का जो मान है वो है 1, R का जो मान है वो है 1 और S का जो मान है वो है 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला जो प्रश्न हमारे पास में है वो है जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जल का सूत्र देखिए क्या होता है। जल का सूत्र होता है H2O, और इसके हिसाब से जल का मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे।
देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या यदि आपको पता हो तो मोलर द्रव्यमान आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है, द्रव्यमान संख्या होती है 1। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 और उनकी संख्या है 1। तो 2 प्लस 16 ये हो जाएगी 18, और इनको हम लेंगे ग्राम में। तो 18 ग्राम जल का मोलर द्रव्यमान होता है। तो विद्यार्थियों, ये था दूसरा कार्यपत्रक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरे कार्य पत्रक में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।